नमस्कार दोस्तों, इंडिया के सबसे बड़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में तीन प्रमुख चीजों को करने के लिए जा रहे हैं। एक तो होगा उसमें 1945 की प्रमुख घटनाएं, द इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ 1945। 1945 की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी, और उसमें एक होगा रिन रिवोल्ट। भारतीय नौसेना जो उस समय थी, रॉयल इंडियन नेवी, उसने रिवोल्ट किया था 1945 में, उसको देखेंगे। और एक घटना होगी कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्लान्स क्या थे, उसको भी हम देखने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आज सबसे पहले 1945 की प्रमुख घटनाओं को अगर देखें तो 1945 की वो प्रमुख घटनाएं कौन सी थी जिसके कारण ये सब कुछ हुआ, तो उसको हम थोड़ा सा गौर करेंगे। सबसे पहले 1945 में आप देखोगे, 1945 की प्रमुख घटनाओं में सबसे पहले जैसे नंबर 1 आपको ध्यान रखना होगा कि 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को वैश्विक स्तर पर दो प्रमुख घटनाएं हुई जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला कर दिया। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सबसे बड़ी घटना थी जिसमें दो शहर पूरी तरह से तबाह कर दिए गए और ये दुनिया में पहला परमाणु हमला था। वापस रिपीट कर रहा हूं, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को क्रमशः अमेरिका ने जापान के दो प्रमुख शहरों पर हमला किया। उसमें से जापान के जो दो प्रमुख शहर थे, जिसमें 6 अगस्त को हिरोशिमा, 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर हमला किया गया था। इन्हीं हमलों के साथ में जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 सितंबर 1945 को 2 सितंबर 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया। ध्यान रखना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर सितंबर 1939 में स्टार्ट हुआ था और सितंबर 1945 में समाप्त हो गया। तो पहली घटना यह होगी कि जिस समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपने अंतिम चरण में था, उस समय की सबसे बड़ी घटना थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और जब हम आजादी के बहुत अधिक नजदीक थे तो उसी समय की प्रमुख घटना है वर्ल्ड वॉर का समाप्त होना। और हालांकि उसमें मित्र राष्ट्रों की जीत हुई, लेकिन मित्र राष्ट्र जीतने के बावजूद भी हार गए। ब्रिटेन और फ्रांस अब शक्ति नहीं रहे, सुपर पावर नहीं रहे, और दो नई शक्तियों का उद्भव हो चुका था। और वो दो नई शक्तियां थी अमेरिका और यूएसएसआर। तो एक बिंदु तो आपको ये बात ध्यान रखना है, 1945 की प्रमुख घटनाओं में से एक आएगा परमाणु हमला। फिर सेकंड जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखना है कि 1945 के अंदर ही ब्रिटेन में चुनाव हुए। 1945 में ही ब्रिटेन के अंदर चुनाव हुए, ब्रिटेन में चुनाव हुए। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ब्रिटेन में दो प्रमुख पार्टियां हैं, उस समय भी और आज भी। और वो दो प्रमुख पार्टी जो हैं, उसमें से एक पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। और कंजर्वेटिव पार्टी काफी शक्तिशाली उस समय मानी जाती थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले। इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन की सत्ता कंजर्वेटिव पार्टी के हाथों में थी और इसके प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। चर्चिल जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी के थे और वो बेसिकली पीएम थे। और ध्यान रखना, ये बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो होगा चर्चिल। किस पार्टी से थे, तो उत्तर होगा कंजर्वेटिव पार्टी से थे। फिर आपको ध्यान रखना, 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुए, वो चुनाव लेबर पार्टी ने जीता, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी के प्रति सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण बहुत अधिक गुस्सा था। इसलिए कंजर्वेटिव पार्टी को हराकर लेबर पार्टी चुनाव जीतती है। और जब चुनाव जीती तो इस पार्टी के बड़े लीडर उस समय थे क्लीमेंट एटली। इनका पूरा नाम था क्लीमेंट एटली। और क्लीमेंट एटली जो है बेसिकली ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ध्यान रखना, ये भारत की आजादी का एक महत्वपूर्ण बिंदु भी है कि अगर
कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में होती तो शायद हमें आजादी मिलने में और अधिक देरी होती, लेकिन लेबर पार्टी थोड़ी सी लिबरल मानी जाती है। लेबर पार्टी का रवैया उपनिवेशों के प्रति उतना कठोर नहीं था जितना कठोर रवैया कंजर्वेटिव पार्टी का था। इसलिए ये शुभ संकेत मिले कि इस चुनाव में, इन चुनाव के अंदर जो है लेबर पार्टी चुनाव जीत जाती है। तो एक बिंदु आपको ये वाला भी ध्यान में रखना है कि लेबर पार्टी चुनाव जीत जाती है। उसके बाद हम आगे बढ़े तो उसके बाद की बड़ी घटना जो है वो बेसिकली है आपकी तीसरी बड़ी घटना कि जैसे ही ब्रिटेन के अंदर एटली प्रधानमंत्री बनते हैं, लेबर पार्टी सत्ता में आती है, तो एटली तुरंत घोषणा करते हैं कि अब भारत में भी आम चुनाव होंगे। मतलब तीसरी बड़ी घटना है भारत में आम चुनाव कि जो जनरल इलेक्शन है वो भारत में भी होंगे। और भारत में आम चुनाव ये कब होंगे, तो ये बेसिकली हुई दिसंबर 1946 के अंदर। भारत में ये जो आम चुनाव हुए वो हुए दिसंबर 1945 के अंदर। दिसंबर 1945 के अंदर देखो, 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुए और 1945 में ही ब्रिटिश चुनाव के बाद भारत में आम चुनाव होते हैं। और भारत में जो आम चुनाव हुए उसमें आपके दिमाग में आएगा कि सर कौन से चुनाव हुए और इससे पहले चुनाव कब हुए थे। तो इससे पहले जो आपको पता होगा 1937 के जो प्रांतीय चुनाव हुए थे उसके उसी पैटर्न पर चुनाव होने के लिए जा रहे हैं। और किसके, तो एक तो केंद्रीय विधानसभा के, सेंट्रल असेंबली के, केंद्रीय विधानसभा के और प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव होने के लिए जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी घटना है, केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभा के चुनाव। और यहां पर जो 1945 में दिसंबर में जो चुनाव हुए उसमें सबसे रोचक बिंदु था कि यहां पर कांग्रेस ने बड़ी बढ़त हासिल की। कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और कहते हैं कि जितने वोट पड़े उसके 90% के आसपास वोट कांग्रेस के पक्ष में पड़े। हालांकि जितनी रिजर्व सीट थी मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए, उसमें से अधिकांश सीटें मुस्लिम लीग ने जीती। उस समय ब्रिटिश भारत में 11 प्रांत थे और उन 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों के अंदर कांग्रेस फिर एक बार स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने में सफल रही। 3 प्रांत ऐसे थे जहां पर मुस्लिम लीग की सरकार की संभावना बनी, लेकिन वो 2 जगह ही चुनाव जीत पाई। एक था सिंध और दूसरा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के आसपास। लेकिन पंजाब में उसके सपने टूट गए। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। नंबर 1 तो क्या कि दिसंबर 1945 जो चुनाव हुए उसमें सेंट्रल असेंबली के अंदर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उसमें मुस्लिम लीग ने रिजर्व सीटों में सबसे अधिक सीटें प्राप्त की। 11 प्रांतों में अधिकांश प्रांतों में कांग्रेस सरकार बनी, कुछ प्रांतों में मुस्लिम लीग की सरकार बनने में सफल रही और मुस्लिम लीग भारत के मुसलमानों की सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेटिव बनकर उभरी। मतलब मुस्लिम लीग ने जो द्विराष्ट्र सिद्धांत अपनाया था और जो पाकिस्तानी आंदोलन चलाया उसका नतीजा ये हुआ कि कहीं ना कहीं वह मुस्लिम वोट को प्राप्त करने में सफल रही। तो ये 3 घटनाएं मैंने बताई। एक तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त, जापान पर परमाणु हमला, उसके बाद 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुए, आम चुनाव, जिसमें लेबर पार्टी चुनाव जीतती है और क्लीमेंट एटली जो है वो ब्रिटिश पीएम बनते हैं। और ब्रिटिश पीएम बनते ही उन्होंने घोषणा की कि भारत जैसे बड़े उपनिवेश के अंदर भी आम चुनाव होने चाहिए, इसलिए वहां पर आम चुनाव होते हैं। और ध्यान रखना, सितंबर 1945 में ही एटली घोषणा करते हैं कि इन्हीं आम चुनाव के बाद भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का भी गठन किया जाएगा। यह बड़ी घटना है। उसके बाद हम आगे बढ़े। तो नेक्स्ट पॉइंट जो आपके पास में आएगा वो आएगा, एक और बिंदु ध्यान रखना है, वो है रिन रिवोल्ट। रिन रिवोल्ट इसी को हिंदी में कहते हैं, इसको सबसे पहले इंग्लिश की बात करें तो ये हुआ रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट। रॉयल इंडियन
नेवी रिवोल्ट, इसी को हिंदी में कहते हैं भारतीय नौसेना विद्रोह। भारतीय नौसेना विद्रोह भी कहते हैं या रॉयल नौसेना रिवोल्ट भी कहते हैं, लेकिन पॉपुलर नेम जो है वो आएगा रिन रिवोल्ट। कब हुआ ये? तो ये बेसिकली फरवरी, और फरवरी में डेट कौन सी होगी? 18 फरवरी को हुआ। कब हुआ? 18 फरवरी को ये रिवोल्ट हुआ था। अब रिवोल्ट कहां हुआ? तो बेसिकली ये मुंबई में हुआ था। और जैसा कि आप लोग जानते हो, नौसेना के जो सैनिक होते हैं हमेशा किसी न किसी शिप अर्थात जहाज पर होते हैं। उस जहाज का नाम क्या था जिसके सैनिकों ने ये विद्रोह किया? तो ये क्या था? HMIS तलवार नामक जो जहाज था उसके सैनिकों ने ये विद्रोह किया था। इसका HMIS का कमांडर कौन था? तो इसका कमांडर जो था FM किंग था। और FM किंग कुछ इस प्रकार की नस्ल भेदी टिप्पणियां करता है जिसके कारण नौसेना के सैनिक जो है वो नाराज हो जाते हैं। नौसेना के सैनिक नाराज हो जाते हैं। कहते हैं कि इसके पीछे 3-4 कारण थे। जब HMIS तलवार के 1100 सैनिक जो है वो विद्रोह करते हैं, जिसका पहला कारण ब्रिटिश सेना के द्वारा किया जा रहा नस्लीय भेदभाव, नंबर 1। नंबर 2 जो है, नंबर 2 सैनिकों के ऊपर जातिगत टिप्पणियां करना। तीसरा, ब्रिटिश कमांडर FM किंग के द्वारा कुछ ऐसी भद्दी टिप्पणियां करना जिसका उल्लेख भी यहां पर नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ उस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, इसलिए सैनिकों को यह लग रहा था कि जब भारत के बड़े बड़े लीडर्स इस प्रकार से अपनी भागीदारी अदा कर रहे हैं तो हमें भी अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर इस प्रकार का कार्य करना चाहिए। और इसी समय आपको पता है कि 1943 में आजाद हिंद फौज ने जो काम किया, कहीं ना कहीं उससे भी ये सब लोग प्रेरित थे। और कहते हैं कि इसी समय एक भारतीय नौसैनिक कमांडर जिन्होंने इस HMIS तलवार की दीवारों पर लिख दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो, उससे अंग्रेज बहुत अधिक नाराज हुए और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मैं आपसे चाहूंगा कि रिन रिवोल्ट के अंदर उस व्यक्ति का नाम क्या था, उस सैनिक का नाम क्या था जिन्होंने HMIS तलवार की दीवारों पर लिखा अंग्रेजों भारत छोड़ो। हिंट दे देता हूं मैं, उनके नाम के आगे लास्ट में क्या लगता है? दत्त। आप कमेंट करके बताइए कि उनका पूरा नाम क्या था। कुल मिलाकर जो रिन रिवोल्ट हुआ, उस रिन रिवोल्ट ने भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश सत्ता को आगाह कर दिया कि अब भारत की नौसेना भी उनके साथ नहीं है। अंग्रेजों ने जापान के साथ लड़ने के लिए जो भारतीय सेना रवाना की, वो सेना भी कहीं ना कहीं जापानियों के साथ मिल गई, जिसे हम आजाद हिंद फौज कहते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमने पहली वाली क्लास में पढ़ा था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 इंपॉर्टेंट पिलर थे। पहला सिविल सेवा, दूसरा सेना और तीसरी पुलिस। अब चूंकि सेना ने विद्रोह कर दिया है या सेना में विद्रोह होने शुरू हो गए हैं, इसलिए अंग्रेजों को इस बात का पता था कि वो अब भारत में अधिक समय तक नहीं टिक सकते। तो ये जो तमाम घटनाएं, और ध्यान रखना इसी समय जो आजाद हिंद फौज के 3 सैनिक थे जिनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था देश के साथ विद्रोह करने के लिए, कौन से? आजाद हिंद फौज के, उसको कहते हैं लाल किला मुकदमा। तो वो भी एक कारण बनेगा जिसके कारण ये लोग प्रेरित होते हैं। अब हम आगे बढ़े तो ऐसी घटनाएं लगभग तैयार थी कि अब ये लगने लगा था लगातार। किससे? अगस्त प्रस्ताव से, क्रिप्स मिशन से, इन सब चीजों से। और एटली स्पेशली इस बात पर जोर दे रहा था कि कैसे करके भारत जैसे उपनिवेशों में शांति स्थापित की जाए। अब भारत में उस समय एक तरफ मुस्लिम लीग जो है वो डिमांड कर रही है विभाजन की, पृथक राष्ट्र की। कांग्रेस डिमांड कर रही है आजादी की। मतलब भारत में एक प्रकार का संवैधानिक गतिरोध बना हुआ है कि भारत का क्या होगा। और इन सब के बीच में जिस प्रकार से मुस्लिम लीग का मोहम्मद अली जिन्ना
लगातार भड़काऊ भाषण दे रहा था, उससे देश के कई इलाकों में लगातार सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। इसलिए अंग्रेजों ने अब ये सोचा, स्पेशली ब्रिटिश सरकार ने, और स्पेशली ब्रिटिश सरकार में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने, कि अब वक्त आ गया है कि हमें भारत के संदर्भ में आर पार का निर्णय लेना चाहिए। तो इस क्रम में एक मिशन इंडिया में आता है जिसको हम कहते हैं कैबिनेट मिशन। तो यहां पर आपको कैबिनेट मिशन के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखना है। सबसे पहले मैंने यहां पर हेडिंग डाली और लिखा कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन भारत में कब आएगा? तो मार्च 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन इंडिया में आता है मार्च 1946 के अंदर। ये पॉइंट आप ध्यान रखोगे। अब एक एक चीज को देखते हैं। सबसे पहले तो यहां पर आया कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट, और कैबिनेट सब किससे बना हुआ? कैबिनेट मंत्रियों से। यहां पर यह बात ध्यान रखना कि जैसे भारत में आज कैबिनेट मंत्री हैं, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, नौसेना मंत्री, तो भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसदीय शासन प्रणाली है। और भारत ने संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली है? ब्रिटेन से। तो जाहिर सी बात है कि ब्रिटेन के अंदर भी उस समय पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, संसदीय शासन प्रणाली थी, जिसमें प्रधानमंत्री और उसके मंत्रियों को सम्मिलित रूप से कैबिनेट कहा जाता था। और उस समय का ब्रिटिश पीएम था क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ने भारत संबंधी, भारत जैसे उपनिवेश पर अपना अंतिम निर्णय करने के लिए अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजा। इस कारण इस मिशन को किस नाम से जानते हैं? कैबिनेट मिशन। और ये मिशन कब आता है? तो मार्च 1946 के अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास में होगा कि इसे कैबिनेट मिशन क्यों कहा जाता है? मतलब इस मिशन को कैबिनेट मिशन क्यों कहा जाता है? तो इसको कैबिनेट मिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ब्रिटिश सरकार की 3 कैबिनेट मंत्री वार्ता करने के लिए भारत आते हैं। तो पहला पॉइंट तो आपका ये होगा कि इस मिशन को कैबिनेट मिशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके 3 मंत्री जो है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली के 3 कैबिनेट मंत्री इंडिया में आते हैं। इस आधार पर इसको कैबिनेट मिशन कहा जाता है। कब आता है? मार्च 1946 के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आप देखें। उसके बाद में कैबिनेट मिशन को क्यों भेजा गया? एक क्वेश्चन ये भी है कि इस मिशन को भेजने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कैबिनेट मिशन को भेजने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो पहला इसका रीजन होगा नंबर 1, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद की स्थिति। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद की जो स्थिति थी, उस स्थिति ने ऐसा करने के लिए मजबूर किया। अब उस पॉइंट को मैं पुराने लिखूंगा। मजबूरी क्या थी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ब्रिटेन और फ्रांस युद्ध तो जीत गए, परंतु अब सुपर पावर नहीं रहे। जब सुपर पावर नहीं रहे तो उन्हें अपने देश के राष्ट्रीय हितों में अधिक समय लगाना था ताकि ब्रिटेन को पुनः खड़ा किया जा सके। इसलिए कहीं ना कहीं वहां पर तो सत्ता परिवर्तन हुआ और ब्रिटिश पीएम चर्चिल के बाद जब एटली पीएम बने तो एटली ने यह रुख अपनाया कि अब वक्त आ गया है कि हमें उपनिवेशों के संदर्भ में कोई कठोर निर्णय लेना चाहिए ताकि उपनिवेशों की बाधाएं ब्रिटिश विकास को प्रभावित न करें। हालांकि अंग्रेज कभी छोड़ना नहीं चाहते थे। अंग्रेजों ने क्यों छोड़ा? इसलिए नहीं कि वो कमजोर हो गए, इसलिए कि भारत जैसे उपनिवेश में अब दिन रात दंगे हो रहे थे। उन सांप्रदायिक दंगों के बीच में व्यापार करना बहुत अधिक मुश्किल था। इसलिए अब
भारत जैसा उपनिवेश आर्थिक दृष्टिकोण से उनके किसी लाभ का नहीं रह गया था। साथ ही साथ भारत में राजनीतिक जागरूकता अपने चरम पर थी। राजनीतिक जागरूकता अपने चरम पर थी। तो दूसरा, पहला पॉइंट तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की स्थिति। दूसरा, भारत में बढ़ती राजनीतिक जागरूकता। भारत में बढ़ती राजनीतिक जागरूकता, पॉलिटिकल अवेयरनेस, राजनीतिक जागरूकता। और इसमें जो आएगा वो आएगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन ने भी कहीं ना कहीं ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। फिर आपको पता है तीसरा, इससे जस्ट पहले आजाद हिंद फौज ने जो भूमिका अदा की, तो आजाद हिंद फौज जो ब्रिटिश सेना का एक पार्ट था, ब्रिटिश भारतीय सेना का, और जो रिन रिवोल्ट हुए, उन रिन रिवोल्ट ने भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि अब उनके सबसे बड़े स्तंभ ने ही विद्रोह करना शुरू कर दिया है। तो एक बिंदु आप इसमें आजाद हिंद फौज और रिन रिवोल्ट। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है, वो सबसे बड़ा कारण है कि अंग्रेजों ने जो बीज बोए थे उसने अब अपना पेड़ का रूप ले लिया है, और उस पेड़ ने विष रूपी, जहर रूपी फलों को देना शुरू कर दिया है। मतलब होगा यहां पर भारत में बढ़ते सांप्रदायिक दंगे, भारत में बढ़ते सांप्रदायिक दंगे, एक बिंदु यह भी होगा। साथ ही साथ एक बिंदु ध्यान रखना, भारत में भयंकर संवैधानिक गतिरोध बना हुआ है, जिसको हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल वेरिएशन। यहां संवैधानिक गतिरोध का मतलब क्या होगा, जहां एक और कांग्रेस अंतिम रूप से आजादी की मांग कर रही है, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम लीग लगातार पृथक राष्ट्र की मांग कर रही है। तो ऐसी स्थिति में भारत का क्या होगा? अगर अंग्रेज ऐसे ही हालात में छोड़कर चले जाते तो उनकी बदनामी वैसे होती कि अंग्रेजों ने भारत के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया, इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी इमेज खराब हो सकती थी। इसलिए इन तमाम बिंदुओं को ध्यान रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों को भारत में भेजा, जिसे इतिहास में कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद जो पॉइंट आपका आएगा, वो नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, क्यों भेजा की बात में एक पॉइंट आएगा कि किसको भेजा। तो ध्यान रखना, ये जो कैबिनेट मिशन इंडिया में आया, कैबिनेट मिशन, इस कैबिनेट मिशन में ब्रिटिश सरकार के 3 महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्री थे। वो जो 3 महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्री थे, उसमें पहला नाम आता है लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस का। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस का नाम आता है। और लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस कौन थे? तो ये उस समय में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, भारत सचिव कह सकते हैं हम, शॉर्ट फॉर्म में भारत सचिव। और भारत सचिव को आपको पता है कैबिनेट रैंक का दर्जा प्राप्त होता था। तो पहली बात में लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, जो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, उनको भेजा गया। दूसरा था सर स्टेफर्ड क्रिप्स, जो है आपको पता है इससे पहले क्रिप्स आ चुके हैं। क्रिप्स मिशन के तहत 1942 में वही क्रिप्स हैं। ये उस समय चर्चिल द्वारा भेजे गए थे, क्योंकि भारतीय जो नेता थे वो लेबर पार्टी के नेताओं से बातचीत करना अच्छा मानते थे। तो एक तो पहले आए थे चर्चिल के समय, जब कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। दूसरी बार वो अपनी पार्टी की सरकार जब बनी तो उसमें भी वो आए, तो नाम दूसरा गया सर स्टेफर्ड क्रिप्स। और उस समय ये किसके चेयरमैन थे? तो ये व्यापार बोर्ड के चेयरमैन थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। कौन? सर स्टेफर्ड क्रिप्स। फिर तीसरा नाम जो आता है, वो तीसरा नाम आता है एवी अलेक्जेंडर। तीसरा नाम आता है एवी अलेक्जेंडर। और एवी अलेक्जेंडर कौन थे? तो आप समझ सकते हो, जैसे आज हमारा डिफेंस मिनिस्टर होता है, उस समय ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्टर को नौसेना मंत्री कहा जाता था, नेवी मिनिस्टर।
क्योंकि वहां नौसेना सबसे पावरफुल होती थी, तो एक हो गया नौसेना मंत्री। तो सबसे पहले हमने देखा कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत में आता है। इसे कैबिनेट मिशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्रिटिश सरकार के 3 कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल थे, इस कारण से इस मिशन को कैबिनेट मिशन कहा जाता है। इस कारण से इस मिशन को कैबिनेट मिशन कहते हैं, और ये भारत में वार्ता के लिए आते हैं। जब भारत में वार्ता के लिए आएंगे तो क्यों आएंगे, ये मैंने पॉइंट्स यहां पर आपको समझा दिए हैं। फिर अब जब कैबिनेट मिशन इंडिया में आई गया है, तो कैबिनेट मिशन किस ऑब्जेक्ट के साथ भारत में आएगा, किस उद्देश्य के साथ आएगा, तो ये भी हमें यहां पर इस पॉइंट को भी देखना होगा कि जिस कैबिनेट मिशन की हम बात कर रहे हैं, उस कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या है। कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट तो वो लेकर आया होगा। तो पहला ऑब्जेक्ट जो उसका है, वो पहला ऑब्जेक्ट जो है वो होगा उद्देश्य, और ध्यान रखना उसके 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट हैं, 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य उसके हैं। वो 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन से, उसको हम देखते हैं। सबसे पहला कैबिनेट मिशन का पहला उद्देश्य था कि भारत में संवैधानिक गतिरोध का हल किया जाए, संवैधानिक गतिरोध का समाधान किया जाए। ध्यान रखना, इस बिंदु को आपको समझना बहुत जरूरी है। संवैधानिक गतिरोध क्या? जहां एक और कांग्रेस जो है वो आजादी की मांग कर रही है, वही दूसरी ओर मुस्लिम लीग पृथक राष्ट्र की मांग कर रही है। तो क्या करें, आजाद करें या पृथक राष्ट्र बनाएं, या पहले आजाद करें और फिर पृथक राष्ट्र बनाएं, या पहले पृथक राष्ट्र बनाएं फिर आजाद करें, या फिर पृथक राष्ट्र की मांग कोई अस्वीकार करे। ये जो गतिरोध था, इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वेरिफिकेशन, संवैधानिक गतिरोध। क्योंकि जब तक इस मुद्दे का समाधान नहीं होगा, तब तक न तो भारत का संविधान बन पाएगा और न भारत में अंतरिम सरकार बन पाएगी। तो पहला ऑब्जेक्ट था भारत में संवैधानिक गतिरोध का समाधान करना। अब जब संवैधानिक गतिरोध का समाधान होगा, तो सेकंड ऑब्जेक्ट होगा संविधान सभा का निर्माण करना, संविधान सभा का निर्माण। तो ये दूसरा होगा। और तीसरा अंतरिम सरकार का निर्माण, अंतरिम सरकार का, इसको हम कहते हैं INTRIM, अंतरिम गवर्नमेंट। अंतरिम गवर्नमेंट मतलब लास्ट गवर्नमेंट नहीं है। अंतरिम सरकार का मतलब है कि ब्रिटिश सरकार जब भारत छोड़ के जाएंगे, तो वो भारत का संविधान तैयार होने से पहले जिसको सत्ता सौंपेंगे, उस सरकार को अंतरिम सरकार कहेंगे। और संविधान सभा का मतलब क्या होगा? भारत अंग्रेजों के जाने के बाद एक संविधान के अनुसार संचालित होगा। उस संविधान को तैयार करने के लिए जो सभा बनेगी, उस संविधान कहेंगे उसको संविधान सभा। तो यहां मैंने 3 पॉइंट बताए हैं आपको कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसका ऑब्जेक्ट है संवैधानिक गतिरोध का समाधान करना। दूसरा, संविधान सभा का निर्माण कैसे होगा, ये स्पष्ट रूप से कहना। तीसरा, अंतरिम सरकार का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ अंतरिम गवर्नमेंट। तो ये बिंदु आपको यहां पर ध्यान में रखने हैं। अब जैसे सबसे पहले संवैधानिक गतिरोध, बिंदु क्या था कि वो पृथक राष्ट्र की मांग कर रहे थे। कैबिनेट मिशन जो है वो मार्च में आता है और लगातार भारतीय नेताओं से बातचीत करता है। वह गांधी से मिलता है, मोहम्मद अली जिन्ना से मिलता है, जवाहरलाल नेहरू से मिलता है, सरदार पटेल से मिलता है, सी राजगोपालाचारी से मिलता है, यूनियनिस्ट पार्टी से मिलते हैं, कृषक प्रजा पार्टी से मिलते हैं, यूनियनिस्ट जस्टिस पार्टी से मिलते हैं, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी से मिलते हैं। मतलब भारत की जितनी पार्टियां थी उन सबसे मुलाकात करते हैं। साथ ही साथ ये उस समय की जितनी रियासतें थी, उन रियासतों के साथ भी बातचीत करते हैं कि आप किस प्रकार से आपकी राय व्यक्त कीजिए। तो यहां पर सबसे बातचीत करने के बाद एक बार का तो कैबिनेट मिशन का माथा खराब हो गया। क्यों? क्योंकि कोई पाकिस्तान मांग रहा है, कोई हिंदुस्तान मांग रहा है, रियासतें कह रही कि हमें अलग रहना है, कोई कह रहा है कि हमें मिलना है, वहां की जनता कुछ कह रही है। इसलिए कैबिनेट मिशन को भारत का ये पूरा मसला बहुत अधिक जटिल लगा।
अब जब उन्होंने सबसे राय मांगी तो सबकी राय अलग अलग थी। तो अंत में कैबिनेट मिशन ने कहा कि आप सबकी राय अलग अलग है और उस सब की राय में एक सामंजस्य स्थापित करने का हम प्रयास कर रहे हैं और आपके सामने एक रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे। इस क्रम में कैबिनेट मिशन की जो रिपोर्ट आई वो रिपोर्ट आती है मई 1946 के अंदर। मई 1946 में कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब जो रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट का पहला पॉइंट क्या था? पहला होगा संवैधानिक गतिरोध। अब संवैधानिक गतिरोध, पृथक राष्ट्र या आजादी। तो यहां पर स्पष्ट रूप से कैबिनेट मिशन ने कहा पृथक राष्ट्र की मांग को अस्वीकार कर दिया। मतलब बहुत बड़ा बिंदु था ये कि इन्होंने सेपरेट नेशन की जो डिमांड थी उससे ही रिजेक्ट कर दिया कि कोई पृथक राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। और क्या कहा कि पृथक राष्ट्र की जो मांग है, इन्होंने कहा कि पृथक राष्ट्र की मांग अतार्किक है। कैसी मांग है? ये लॉजिकल नहीं है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? कैबिनेट मिशन ने कि हमने भारत को बहुत नजदीक से देखा है। भारत में जो अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय है जिसके लिए मुस्लिम लीग पृथक राष्ट्र की मांग कर रही है, अगर ये जनसंख्या भारत के किसी क्षेत्र विशेष में होती तो भारत को भारत से पृथक राष्ट्र बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन चूंकि भारत के प्रत्येक चप्पे चप्पे पर मुस्लिम समुदाय फैला हुआ है, उत्तर पश्चिम में भी, उत्तर पूर्व में भी, दक्षिण पश्चिम में भी, दक्षिण पूर्व में भी, हैदराबाद में भी, कश्मीर में भी, जूनागढ़ में भी, मध्य प्रांत में भी, संयुक्त प्रांत में भी, बिहार में भी, उड़ीसा में भी, बंगाल में भी, पंजाब में भी, इसलिए कहां से आपको पृथक राष्ट्र दिया जाए? इसलिए यहां एक बड़ा पॉइंट आया और इन्होंने, इस मिशन ने सेपरेट नेशन की मांग को ही अस्वीकार कर दिया। इसलिए आपसे यह पूछे कि कैबिनेट मिशन का सबसे सकारात्मक बिंदु आपके दृष्टिकोण से क्या क्या थे? तो एक तो आपको बताना है पृथक राष्ट्र की मांग को ही इसने अस्वीकार कर दिया। और दूसरा, जब पृथक राष्ट्र की मांग को अस्वीकार कर दिया तो इन्होंने यह कहा कि ब्रिटिश भारत एवं देसी रियासतों को मिलाकर, क्योंकि उस समय लगभग 600 के लगभग प्रिंसली स्टेट थे। तो जैसे ब्रिटिश भारत का मतलब क्या हुआ? जो ब्रिटिश भारत के 11 प्रांत थे, 11 प्रांत कौन से? जहां पर अंग्रेजों का सीधा शासन था, डायरेक्ट रूल था, वो थे उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब, सिंध, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, असम, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल। ये 11 प्रोविंस थे जहां पर अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन था। तो उसे कहेंगे ब्रिटिश भारतीय प्रांत। ब्रिटिश भारतीय प्रांत कितनी संख्या होगी? 11। और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा, जिसको हम कहेंगे ऑल इंडिया फेडरेशन। अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा, अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। फिर तीसरा इन्होंने कहा, तीसरा पॉइंट क्या कहा कि विषयों का विभाजन कर दिया जाएगा, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स। विषयों का विभाजन कर दिया जाएगा, कुछ सब्जेक्ट पर शासन करने का अधिकार संघ को दिया जाएगा। संघ मतलब जो अखिल भारतीय संघ के स्तर पर जो संघीय सरकार होगी उसके बाद, तो कुछ विषय हो जाएंगे संघीय विषय और कुछ विषय हो जाएंगे प्रांतीय विषय और कुछ विषय ऐसे होंगे जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं, उसको कहेंगे संवर्ती, और कुछ ऐसे जिसका उल्लेख नहीं किया गया हो उसको कहेंगे अवशिष्ट शक्तियां। उसको हम कहते हैं रेसिड्यूरी पावर्स, अवशिष्ट शक्तियां। तो ध्यान रखना, इस कैबिनेट मिशन में क्या कहा गया कि संघीय शक्तियां संघ को दे दी जाएगी और प्रांतीय शक्तियां प्रांतों को दे दी जाएगी, और जो बच जाएगी अवशिष्ट शक्तियां वो प्रांतों को दी जाएगी। ध्यान रखना,
आज की तारीख में संघीय विषय ज्यादा है, उस समय संघीय विषयों की संख्या बहुत कम थी। मतलब कुल मिलाकर जो अखिल भारतीय संघ बनना था, उस अखिल भारतीय संघ में इन्होंने संघ को कमजोर बनाया और प्रांतों को प्रांतीय शक्तियां और अवशिष्ट शक्तियां देकर, रेसिड्यूरी पावर्स देकर उन्हें शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया। देखो अच्छा बिंदु क्या है, अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन बन रहा है, लेकिन कमजोर बिंदु क्या है कि उस ऑल इंडिया फेडरेशन के अंदर संघ इतना ताकतवर नहीं है जितना कांग्रेस चाहती थी, या उस समय के कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता नेहरू जो चाहते थे उसके अनुरूप नहीं था। लेकिन कम से कम भारत का विभाजन तो नहीं हो रहा है, कम से कम रियासतें तो भारतीय संघ में शामिल है, ये इसके सकारात्मक पॉइंट है। लेकिन ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछे कि आज की तारीख में रेसिड्यूरी पावर्स, अवशिष्ट शक्तियां किसके पास में, संघ के पास। कैबिनेट मिशन ने कहा कि अवशिष्ट शक्तियां किसके पास में होगी, तो अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों के पास में होगी। फिर चौथा पॉइंट इसने कहा कि जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत है, ब्रिटिश भारतीय प्रांत, उन ब्रिटिश भारतीय प्रांतों का समूहकरण किया जाएगा। समूहकरण का मतलब होता है ग्रुपिंग ऑफ द ब्रिटिश प्रोविंसेस, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस। और इस क्रम में इन्होंने जो समूहीकरण किया, ये बिंदु भी आपको ध्यान रखना है। इन्होंने कहा कि प्रांतों को 3 समूह में बांटा जाएगा, 3 समूह में बांटा जाएगा। और जो 3 समूह होंगे वो कौन कौन से होंगे, तो उसको 3 ग्रुप का नाम दे दिया गया। वो 3 ग्रुप जो है, एक हो गया ग्रुप ए, एक हो गया ग्रुप बी और एक हो गया ग्रुप सी। तो आप देखिए यहां पर ये चीज समझ में नहीं आई कि अंग्रेजों ने जानबूझकर, जब अखिल भारतीय संघ बन गया है तो फिर भारत के जो 11 प्रांत थे, उन 11 प्रांतों का डिवीजन आपस में क्यों किया, उसको मैं समझाऊंगा आपको। देखो इन्होंने क्या किया, जानबूझकर 6 प्रांत रखे ग्रुप ए में। ये 6 प्रांत कौन से थे, तो आज का हमारा जो यूपी है उसका नाम था उस समय संयुक्त प्रांत। आज का हमारा मध्य प्रदेश जो है उसका नाम था मध्य प्रांत। एक हो जाएगा बॉम्बे और एक हो जाएगा मद्रास, एक हो जाएगा बिहार और एक हो जाएगा उड़ीसा। तो आप देखोगे संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत उत्तर भारत में, बॉम्बे और मद्रास दक्षिण भारत में, बिहार और उड़ीसा पूर्वी भारत में है। किस आधार पर इस ग्रुप ए में किया। फिर ग्रुप बी जो है उसमें 3 प्रांत जोड़े, एक तो उत्तर पश्चिमी प्रांत जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। दूसरा ग्रुप बी में जोड़ा पंजाब और तीसरा जोड़ा सिंध प्रांत। जो आज का जहां पाकिस्तान है वो पाकिस्तान का पार्ट जोड़ा यहां पर ग्रुप बी में, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध। फिर आ गया ग्रुप सी। ग्रुप सी में 2 पार्ट आए, एक तो बंगाल और एक असम, ये यहां पर जोड़ा गया। तो देखिए आप ध्यान से सुनना। नंबर 1, इस मिशन ने पृथक राष्ट्र की मांग को ही अस्वीकार कर दिया कि पृथक राष्ट्र किसी भी हालत में नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता कि भौगोलिक रूप से भारत में मुसलमान भारत के लगभग हर क्षेत्र में फैले हुए हैं, इसलिए तार्किक रूप से ऐसा पृथक राष्ट्र बनाना संभव नहीं है। यह कैबिनेट मिशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सकारात्मक बिंदु था। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट जो था वो जाहिर सी बात है, जब यह बिंदु आया होगा, केवल अगर इस बिंदु को मुस्लिम लीग देखेगी तो मुस्लिम लीग 100% नाराज हुई होगी। लेकिन हम देखते हैं नाराज हुई या नहीं हुई। अब ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देशी रियासतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। नेहरू अभी तक मांग कर रहा था कि अखिल भारतीय संघ काफी ताकतवर होना चाहिए, जबकि यहां पर अंग्रेजों ने
जो ऑल इंडिया फेडरेशन है उसमें जो संघ है या जिसको हम कहेंगे फेडरल गवर्नमेंट जो है उसको कमजोर किया है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि रेसिड्यूरी पावर्स, अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों के पास में थी और संघ के पास जो सब्जेक्ट थे वो सब्जेक्ट बहुत कम थे। फिर तीसरा, ब्रिटिश भारतीय विषयों का विभाजन, फिर ब्रिटिश भारतीय प्रांतों का समूहकरण। वो समूहकरण इस प्रकार से किया गया, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, ये 3 पार्ट यहां पर किए गए थे। अब जो ग्रुप ए है उस ग्रुप में 6 प्रांत हैं। उन 6 प्रांतों के नाम क्या है? संयुक्त प्रांत, जिसको उस समय यूपी कहा जाता था, ये आज का उत्तर प्रदेश था। एक हो गया एमपी, मध्य प्रदेश, लेकिन उस समय इसका नाम था मिडिल प्रोविंस। एक हो गया बॉम्बे प्रेसिडेंसी, एक मद्रास प्रेसिडेंसी, एक बिहार और एक उड़ीसा। कुल मिलाकर 6 प्रांत यहां पर थे। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के देखोगे तो अंग्रेजों ने फूट डालो और राजगुरु की नीति को अब भी नहीं छोड़ा है, भले ही प्रधानमंत्री इटली बन गया हो, क्योंकि थे तो अंग्रेजी। यहां पर ये 6 प्रांत हैं। ये बेसिकली 6 ऐसे हैं जहां पर हिंदू बहुसंख्यक है, जहां पर हिंदू मेजोरिटी में है, वो 6 हैं। पंजाब और सिंध 2 ऐसे प्रोविंस थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब और सिंध 3 प्रांत ऐसे थे जहां पर मुस्लिम डोमिनेंट है, मुस्लिम बहुसंख्यक है। और यहां पर बंगाल, असम को, बंगाल में तो मुस्लिम डोमिनेंस में ही थे। आज भी आप देखोगे कि भारत में प्रतिशतता के दृष्टिकोण से जम्मू कश्मीर के बाद मुस्लिम जो है वो असम के अंदर है, और सबसे अधिक जनसंख्या मुस्लिम्स की यूपी में है, लेकिन प्रतिशतता के पॉइंट से जम्मू कश्मीर के बाद असम के अंदर है। तो देखिए, बंगाल और असम, फिर मुस्लिम बहुसंख्यक। तो ध्यान रखना कि इन्होंने ग्रुप्स का जो रिग्रुपिंग किया, उस रिग्रुपिंग में ये कहा कि प्रांतों को समूह में बांट दिया जाएगा। तो 3 समूह बना दिए गए। पहले तो की इनकी ग्रुपिंग एक जगह किया, अखिल भारतीय संघ। उस अखिल भारतीय संघ में फिर ब्रिटिश भारतीय प्रांतों का कि आप ग्रुप बना सकते हो, तो ये बन गए ग्रुप। और फिर कहा कि इस ग्रुप में ये होगा। फिर नीचे नोट करके एक बात और लिख दी, यहां पर नोट करके, और क्या लिखा कि कोई भी 2 समूह या प्रांत भविष्य में मिल सकते हैं। मतलब जैसे ग्रुप बी और ग्रुप सी मिल सकता है, या फिर कोई 5 साल बाद में मिशन के प्रावधान लागू होने के 5 साल बाद में कोई चाहे तो कोई ग्रुप अपना ग्रुप छोड़ करके दूसरे ग्रुप में जा सकता है। कुल मिला के यहां पर एक बिंदु था कि ग्रुप जो है वो रीग्रुपिंग कर सकते हैं। तो आप देखिए, अगर यहां पे ग्रुप बी और ग्रुप सी बनता है तो जैसी बात है, उस समय भी जब पाकिस्तान बनेगा तो उसमें 3 प्रांत थे, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध, और इस साइड में आ गया बंगाल और असम। तो इससे मोहम्मद अली जिन्ना खुश हो गया। खुश कैसे? कि उसको ये तो पता लग गया कि अखिल भारतीय संघ कमजोर होगा और ये प्रांत जो है उसका रीग्रुपिंग होगी, तो भविष्य में अगर ये दोनों मिल जाए और उससे जो नया ग्रुप बने, जितना मोहम्मद अली जिन्ना ने सोचा था कैबिनेट मिशन की प्रावधानों के अंतर्गत, उस समय तो नहीं, लेकिन बाद में ध्यान में रखते हुए जो पाकिस्तान पृथक राष्ट्र का आकार बनेगा, वो जितना जिन्ना ने सोचा था उससे बड़ा बन रहा था। क्यों? क्योंकि उसके एक और प्रोविंस यहां पे आ रहा है, कौन सा? असम। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो था, तो आप देखिए, सबसे पहले पृथक राष्ट्र की मांग को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इस मांग को ही लॉजिकल नहीं बताया गया। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों में अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा, विषयों का विभाजन किया जाएगा और अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को दी जाएगी और ग्रुप्स का रीग्रुपिंग कर दिया जाएगा। इसके बाद आप देखिए, इसका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इसमें कैबिनेट मिशन ने ही कहा, और वो क्या कहा? स्पष्ट रूप से संविधान सभा जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की
गठन का प्रावधान। आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछे कि किस मिशन के अंतर्गत भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा के गठन का स्पष्ट रूप से प्रावधान कर दिया गया था, तो आपका उत्तर होगा कैबिनेट मिशन 1946। जिस समय कैबिनेट मिशन आया उस समय भारत की जनसंख्या 38 करोड़ के लगभग थी, 38 करोड़ 90 लाख के आसपास थी। तो ये कहा गया कि 10 लाख पर एक प्रतिनिधि होगा, 10 लाख पर एक प्रतिनिधि होगा। इस आधार पर यहां पर यह तय हो गया कि संविधान सभा में जो कुल सदस्य होंगे, कुल सदस्य वो होंगे बेसिकली 389, 389। ये प्रोविजन किसने किया? तो बाकायदा स्पष्ट रूप से कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। अब जो 389 सदस्य होंगे इसको इन्होंने दो भागों में बांटा, दो भागों में। एक तो भाग हुआ है जहां पर अंग्रेजों का सीधा शासन था, उसे हम कहते हैं ब्रिटिश भारत। और ब्रिटिश भारत जो था वो दो प्रकार का था। एक तो आपको ध्यान रखना, आज के राज्य और आज के केंद्र शासित प्रदेश। तो एक हो जाएगा ब्रिटिश भारतीय प्रांत, ब्रिटिश भारतीय प्रांत, और एक हो जाएगा कमिश्नरी क्षेत्र, कमिश्नरी एरियाज। उस समय 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे, 4 कमिश्नरी क्षेत्र, वो 4 थे। और देसी रियासतें, देसी रियासतें। अब कुछ पॉइंट्स भी यहां पर क्लियर करना चाहूंगा कि संविधान सभा में कितने मेंबर होंगे? 389। संविधान सभा किसकी बनेगी? अखिल भारतीय संघ की। और अखिल भारतीय संघ में कौन थे? ब्रिटिश भारतीय प्रांत, कमिश्नरी एरिया और देसी रियासतें। फिर नेक्स्ट बिंदु जो आएगा वो आएगा कि क्या हमारी संविधान सभा पूर्णतः निर्वाचित थी या आंशिक निर्वाचित थी या पूर्णतः मनोनीत थी? तो ध्यान रखना, जो ब्रिटिश भारत से आएंगे ये होंगे निर्वाचित, ये होंगे इलेक्टेड, निर्वाचित। और जो देसी रियासतों से आएंगे वो राजाओं के द्वारा मनोनीत होंगे। तो आपका उत्तर क्या होगा? हमारी संविधान सभा आंशिक निर्वाचित और आंशिक मनोनीत थी, नॉमिनली इलेक्टेड एंड नॉमिनली अपॉइंटेड या नॉमिनेटेड। तो ये बिंदु यहां पर होगा। अब ब्रिटिश भारत से 389 में से कितने सदस्य ब्रिटिश भारत से आएंगे? तो 296 ये इलेक्टेड होंगे। और देसी रियासतों से कितने आएंगे? तो देसी रियासतों से सदस्य आएंगे आपके 93। आप जोड़ देख लीजिए, 296 और 93, तो 6 और 3 9, 9 18, 389। तो ये संख्या भी टोटल। तो अब आप देख लीजिए कि कैबिनेट मिशन ने स्पष्ट रूप से कहा कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। उस 389 में 296 ब्रिटिश भारत से आएंगे और देसी रियासतों से 93 मेंबर आएंगे। अब ब्रिटिश भारतीय प्रांत जो है 296 में से 292 यहां से आएंगे और 4 आएंगे किससे? कमिश्नरी क्षेत्र, जिसमें अजमेर, मेरवाड़ा, दिल्ली, बलूचिस्तान, कुर्ग, ये जो है उस समय कमिश्नरी क्षेत्र थे जिन पर सीधा वायसरॉय का नियंत्रण होता था। जैसे आज सेंट्रल गवर्नमेंट का नियंत्रण सीधा केंद्र शासित प्रदेश पर होता है, वैसा। कुल मिलाकर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी संविधान सभा थी उस संविधान सभा में टोटल 389 मेंबर थे, अर्थात प्रत्येक 10 लाख पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा में आएगा। इस आधार पर टोटल रिप्रेजेंटेटिव बने 389। उस 389 के दो पार्ट थे, 296 और 93। 296 जो होंगे वो निर्वाचित होंगे और 93 जो है वो बेसिकली मनोनीत होंगे, देसी रियासतों से आएंगे। तो यहां पर जो ब्रिटिश भारत से आएंगे उसके ब्रिटिश भारतीय प्रांत जो 11 थे उससे 292 और कमिश्नरी क्षेत्र से 4। ये क्या होंगे? निर्वाचित। ध्यान रखना, निर्वाचन दो प्रकार का होता है। अगर जैसे आप देखते हो हमारे देश में आज की तारीख में सरपंच का चुनाव या एमएलए का चुनाव या लोकसभा के एमपी का चुनाव, वो डायरेक्ट होता है, जनता खुद रिप्रेजेंटेटिव होती है।
जनता खुद चुनती है, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। लेकिन आप देखोगे हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति हमारा निर्वाचित है, लेकिन जनता चुनती है एमएलए और एमपी को, और एमएलए और एमपी चुनते हैं राष्ट्रपति को। तो कैसा चुनाव हुआ? अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो ध्यान रखना, जो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से जो चुनकर आएंगे वो डायरेक्ट चुन के जनता से नहीं आए हैं, बल्कि यहां पर ये जो निर्वाचन है वो कैसा निर्वाचन था? तो उत्तर होगा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। कैसा होगा? अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे, मतलब डायरेक्ट इलेक्टेड नहीं है, ये इनडायरेक्ट इलेक्टेड है। जैसे आज होता है राज्यसभा का चुनाव या राष्ट्रपति का चुनाव या उपराष्ट्रपति का चुनाव, वैसे। तो यहां पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ। अब आप कहोगे सर ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन किसने किया? तो जैसी बात है, जैसे ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से 292 सदस्य आएंगे, तो कहां से आएंगे? 292 ब्रिटिश भारतीय प्रांत 11 थे, उन 11 प्रांतों में 11 विधानसभाएं थी। उन विधानसभा के सदस्य जो है वो संविधान सभा के सदस्यों को चुनकर भेजेंगे। इसलिए इलेक्शन डायरेक्ट नहीं हुआ, बल्कि प्रांतीय विधानसभाओं पर छोड़ दिया गया कि आप चुनकर भेज दीजिए। इसलिए एक चीज का ध्यान रखना कि इस 296 में कितने मेंबर कांग्रेस के आएंगे और कितने मुस्लिम लीग के आएंगे, ये पहले से तय था। क्यों तय था? क्योंकि इन्होंने कहा कि चुनाव तो अभी हुआ ही है प्रांतों का, और कब हुआ था? दिसंबर 1945 के अंदर प्रांतीय और केंद्रीय सभा के चुनाव हुए थे। इसलिए इन्होंने चुनाव वापस कराना मुनासिब नहीं समझा और कहा कि अभी सांप्रदायिक दंगों की स्थिति में चुनाव हो भी नहीं सकते और आवश्यकता भी नहीं है। इसलिए प्रांतीय विधानसभाओं से चुनने का अधिकार वहां की जनता को न देकर प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों को दे दिया गया। इसलिए यहां पर क्या लिखा गया? अप्रत्यक्ष निर्वाचन, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था ये। और उस इनडायरेक्ट इलेक्शन में इस 389 सीट में से अगर हम बात करें तो यहां पर कांग्रेस को सीट मिलती है 208। कांग्रेस को सीट कितनी मिली? 208। देखो आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है, पॉलिटी नहीं है, तो मेरी भी लिमिटेशंस का आप यहां पर ध्यान रखना। 389 में से कितने मेंबर कांग्रेस के आए? 208। और मुस्लिम लीग के सदस्य कितने आए? मैं आपसे पूछ रहा हूं आपकी पॉलिटी कैसी है। मुस्लिम लीग के मेंबर जो आए, मैं लिख रहा हूं उसी में से आएंगे। आप बताइए 72 आए या 73 आए या 74 आए? कोई एक आंकड़ा है इसमें से, ताकि मुझे आपकी पॉलिटी के बारे में पता लगे कि संविधान सभा का जो चुनाव हुआ, उस संविधान सभा के चुनाव में मुस्लिम लीग के कितने रिप्रेजेंटेटिव चुनकर आए थे? 72, 73 या 74, या इनमें से कोई नहीं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे ताकि मुझे आपकी पॉलिटी के बारे में पता लगे। तो यहां पर ध्यान रखना, अगर संविधान सभा में कुल मेंबर 400 होते, संविधान सभा में कुल मेंबर 400 होते, तो बहुमत होता 201, बहुमत 201 होता। लेकिन यहां तो कुल मेंबर ही 389 है, और 389 में से 208 कांग्रेस का है। इसका मतलब संविधान सभा में किस पार्टी ने बहुमत प्राप्त कर लिया है? तो उत्तर होगा कांग्रेस पार्टी ने। और ध्यान रखना कि संविधान जो बनता है उसके अधिकांश प्रावधान जो है वो साधारण बहुमत से बनते हैं। इसलिए यह तय हो गया था कि भारत का संविधान जो बनने जा रहा है उसमें सबसे अधिक सीटें चूंकि कांग्रेस को प्राप्त हुई है, और अगर किसी प्रावधान में विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी तो कुछ पार्टियां और थी जो कांग्रेस को सपोर्ट के लिए तैयार थी। इसलिए मुस्लिम लीग को इस बात का पता लग चुका था कि भारत का जो संविधान बनने जा रहा है इस संविधान सभा के द्वारा, वो बेसिकली कांग्रेस की पसंद का संविधान बनेगा। जब कांग्रेस की पसंद का संविधान बनेगा तो मुस्लिम लीग को इस बात का पता लग गया कि कांग्रेस का संविधान बनने के बाद मुस्लिम लीग की इच्छाओं को पूरा नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी हम इस बात को यही रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और क्या? अभी सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है, संविधान सभा
का प्रावधान किस मिशन में किया गया था? तो उत्तर होगा कैबिनेट मिशन के अंदर। प्रावधान कब किया गया? मार्च 1946 में आया है। मई 1946 में रिपोर्ट आई जिसमें मेंबर बताए गए, और जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव भी हो गए, और संविधान सभा के चुनाव हुए, वो रिजल्ट आ गए हैं। अब एक ध्यान रखना, इसी में जब किसी भी देश में कोई एक सरकार छोड़ के दूसरी सरकार जाती है, तो जो बीच की सरकार है उसे अंतरिम सरकार कहा जाता है। और अंतरिम सरकार हमेशा उसकी बनती है जिसने संविधान सभा में बहुमत प्राप्त किया हो। तो जाहिर सी बात है, इस पूरे से लग गया कि अंतरिम सरकार किसकी बनने वाली है, तो ये कहा गया अंतरिम सरकार कांग्रेस की। लेकिन पांचवा बिंदु यहां पे लिख देते हैं हम, अंतरिम सरकार का प्रावधान। मतलब कैबिनेट मिशन के अंदर अंतरिम सरकार का भी प्रोविजन था कि अंतरिम सरकार संविधान सभा के चुनाव के बाद बनेगी, जिसको अंग्रेज सत्ता सौंप देंगे। अब आप देखिए, जो कैबिनेट मिशन है उसके मुख्यतः 5 बिंदु हैं। पृथक राष्ट्र की मांग को अस्वीकार कर दिया, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलकर अखिल भारतीय संघ का निर्माण, विषयों का विभाजन, अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों के पास, प्रांतों को 3 समूह में बांटा गया और वो समूह आपस में रीग्रुपिंग कर सकते हैं, संविधान सभा का स्पष्ट रूप से प्रावधान, और अंतरिम सरकार का प्रावधान। अब ये मिशन की रिपोर्ट जो है, मिशन आया मार्च 1946 में, और इसकी रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित हुई मई 1946 में। अब जब जैसे ही आएगी उसके बाद इस पर मनन होगा कि क्या कांग्रेस और मुस्लिम लीग इसकी क्या प्रतिक्रिया देते हैं। तो इस बिंदु को भी हम देखने का प्रयास यहां पर करते हैं। और देखिए, सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं 2 की प्रतिक्रिया, एक तो मुस्लिम लीग और सेकंड कांग्रेस की प्रतिक्रिया। कांग्रेस की प्रतिक्रिया। अब मुस्लिम लीग की क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले मुस्लिम लीग ने अपना रिएक्शन दिया। देखिए आप, पृथक राष्ट्र की मांग को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन जिन्ना एक माना हुआ वकील था, मोहम्मद अली जिन्ना, उसने सोचा कि यार जितना पाकिस्तान मांग रहे थे उससे बड़ा पाकिस्तान मिल रहा है, क्योंकि ग्रुप बी और ग्रुप सी मिल जाएगा तो अपने आप ही पाकिस्तान बन जाएगा, आज नहीं तो कल बन जाएगा। साथ ही साथ वो सोचता है कि अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों के पास रहेगी, और जब प्रांतों के पास रहेगी तो संघ जो है वो कमजोर होगा। इन 2-3 बिंदुओं को देखते हुए मोहम्मद अली जिन्ना जो है ये अपनी फर्स्ट मीटिंग में मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन पर यस कर देती है। कौन? मुस्लिम लीग की यस हमें स्वीकार है। जबकि सब लोग सोच रहे थे कि किसी के बहस करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया है, तो इसको देखते ही मुस्लिम लीग अस्वीकार कर दी। लेकिन मुस्लिम लीग ने तमाम जो लोगों के विचार थे उसको एक साइड करते हुए अपना विपरीत रुख किया कि हम कैबिनेट मिशन को स्वीकार करते हैं। अब उसी के पैरेलल कांग्रेस की मीटिंग हो रही थी। कांग्रेस ने कहा कि इसमें अखिल भारतीय संघ कमजोर बन रहा है, हम संघ को कमजोर नहीं होने देंगे। अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों के पास न होकर संघ के पास होनी चाहिए। तीसरा कहा कि ये ग्रुपिंग क्या है, आपको ग्रुप बनाने की आवश्यकता ही महसूस क्यों हुई, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए कांग्रेस ने अपनी आरंभिक मीटिंग में, पहली मीटिंग में कांग्रेस ने कहा कि हम कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करते हैं। मतलब कांग्रेस ने क्या कर दिया है? अस्वीकार कर दिया है। जैसे अस्वीकार किया, इसमें अस्वीकार करने में सबसे बड़ा रोल जो था वो बेसिकली नेहरू का था। तो फिर वापस से कांग्रेस की मीटिंग होती है। कांग्रेस के नेता कई कहते हैं
कि इस मिशन का सबसे सकारात्मक बिंदु है कि जब इसने पाकिस्तान की मांग को ही अस्वीकार कर दिया है, पृथक राष्ट्र की मांग को नहीं माना है, तब कुछ भी हो, कुछ बिंदु इसमें नकारात्मक जरूर है, लेकिन सकारात्मक बिंदुओं की कमी नहीं है। जैसे संविधान सभा का गठन, अंतरिम सरकार की स्थापना, ब्रिटिश द्वारा भारतीयों को सत्ता सौंपना, रियासतों का विलय, ये सब बिंदु तो है, इसलिए मीटिंग वापस बुलाई चाहिए। और सेकंड मीटिंग में कांग्रेस ने कह दिया यस, कांग्रेस ने कह दिया यस, हम स्वीकार करते हैं। अब मुस्लिम लीग को किसी ने भड़का दिया वापस कि आपने जिस पर यस कहा है वो तो संविधान सभा बनेगी, उस संविधान सभा में अभी नजर आ रहा है कि संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा और इस चुनाव का आधार दिसंबर 1945 के चुनाव हुए और दिसंबर 1945 के चुनाव में स्पष्ट रूप से कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त किया है, इसलिए संविधान सभा के लगभग 208 सदस्य कांग्रेस से होंगे। तो आप क्या करोगे? कहते हैं कि सेकंड मीटिंग में मुस्लिम लीग ने इस पर नो कह दिया, इस पर नो कह दिया कि हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं। इसी के साथ फिर एक बार संवैधानिक गतिरोध पैदा हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल वेरिफिकेशन यहां पर पैदा हो गया। लेकिन इस बार अंग्रेजों ने काफी हिम्मत रखी, क्योंकि अंग्रेजों ने लगभग मन में भारत छोड़ने का मानस बना लिया था और गांधी के नेतृत्व में अखिल भारतीय कांग्रेस के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चल भी रहा था। कांग्रेस भारत छुड़वाना चाहती है, अंग्रेज भारत छोड़ना चाहते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग पकड़े हुए हैं कि पहले हमें पाकिस्तान दीजिए। तो एक प्रकार का संवैधानिक गतिरोध पैदा हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने कहा नहीं, अब हम अल्पसंख्यकों के हितों की बात जरूर करेंगे, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण जरूर करेंगे, लेकिन अल्पसंख्यकों के चक्कर में बहुसंख्यकों के हितों पर आघात नहीं करेंगे। काश इस ऐसी नीति 1937 से पहले हो जाती तो भारत का विभाजन ही नहीं होता। जबकि अंग्रेजों ने लगातार मुस्लिम लीग को तुष्टीकरण किया था। तो अब देखिए, मुस्लिम लीग द्वारा मना करने के बावजूद भी जुलाई 1946 में चुनाव हुए और उन चुनाव में स्पष्ट रूप से कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त किया। और जब कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त किया तो यह तय हो गया कि अंतरिम सरकार जो बनेगी, और आप लोग ध्यान रखना, जिस देश में भी संविधान नहीं बना हुआ हो, उस देश में संविधान सभा में जिस पार्टी के पास बहुमत हो उसी की अंतरिम सरकार बनती है। तो जायज सी बात है, संविधान सभा में कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त कर लिया। यह बात है जुलाई 1946 की, मतलब संविधान सभा का चुनाव हुआ है जुलाई 1946 के अंदर, और अंतिम सरकार बनने वाली कब है, वो प्रस्तावित कब है, तो वो प्रस्तावित है 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को बनने वाली है अंतरिम सरकार। अब संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में और अंतरिम सरकार बनेगी 2 सितंबर 1946 को। तो इसके बीच में तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड वेविल ने नेहरू को आमंत्रित किया, और कब आमंत्रित किया, तो अगस्त 1946 में, कि आपको 2 सितंबर 1946 को सरकार बनानी है। मतलब नेहरू उस समय कांग्रेस के कद्दावर नेता है। तो लॉर्ड वेवेल ने नेहरू से कहा, चूंकि संविधान सभा में कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त किया है, इसलिए अंतिम सरकार आपको बनानी है। अब यहां पर मुस्लिम लीग को पता लग गया कि हमने संविधान सभा में जो हमारी औकात के अनुसार जो सीटें प्राप्त की बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये कांग्रेस के सामने कुछ भी नहीं है, और जो संविधान बनेगा वो कांग्रेस की पसंद का बनेगा, और अंतिम सरकार भी कांग्रेस बनाने के लिए जा रही है, इसलिए हमारा मुद्दा तो कहीं रहा ही नहीं। कहते हैं कि 2 सितंबर 1946 को जो अंतरिम सरकार बनने वाली थी, उस अंतरिम सरकार से पहले मुस्लिम लीग घोषणा कर देती है
अगस्त 1946 में नेहरू और वेवेल की मीटिंग के बाद कि अभी तक हमने पृथक राष्ट्र मांगा लेकिन आपने नहीं दिया, इसलिए अब डायरेक्ट एक्शन होगा। ये कौन कह रहा है? ये बेसिकली मोहम्मद अली जिन्ना कह रहा है। इसलिए आप ध्यान रखना, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने किस दिवस के रूप में घोषित किया? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया था। इसी को कहते हैं डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे इसको कहते हैं प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे कहा जाता है। और डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब क्या था? अगर मैं साधारण भाषा में आपको समझाऊं तो डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब था मुस्लिम लीग द्वारा भारत में घोषित एक ऐसा दिन जिसमें भयंकर सांप्रदायिक दंगे होने वाले थे। और इन सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत जो है वो बेसिकली बंगाल से हुई। और बंगाल में शुरुआत कलकत्ता से, नोआखली से, यहाँ पर भयंकर सांप्रदायिक दंगे 16 अगस्त 1946 को हुए। अगर हम राष्ट्रवादी हैं, हम राष्ट्र के प्रति समर्पित है, ये तो हमारे देश के लिए 16 अगस्त 1946 का दिन जो था वो एक बहुत बड़ा काला दिवस था, एक शोक का दिवस था, जिस दिन मुस्लिम लीग ने ऐसी नीति अपनाई कि अब वह पाकिस्तान से कम किसी मांग पर सहमत नहीं थी। इसलिए 16 अगस्त 1946 को बंगाल में जो कुछ भी हुआ वो इतिहास का एक काला दिन था। और कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग ने जो इस प्रकार का एक्शन लिया, यहां तक कि एक न्यूज़पेपर ने बाकायदा ये घोषणा की कि ये काला दिवस कैसे मनाए, सॉरी डायरेक्ट एक्शन डे कैसे होगा। इससे भारत में सांप्रदायिक दंगे बंगाल से बिहार, बिहार से उड़ीसा, उड़ीसा से मद्रास, मद्रास से बॉम्बे, लगभग पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगे फैल गए। इसी बीच 2 सितंबर 1946 को नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बन गई। लेकिन जो अंतरिम सरकार बनी उसमें देश में हो रहे सांप्रदायिक दंगों को देखते हुए यह तय किया गया कि अंतरिम सरकार में टोटल 14 सदस्य होंगे, 14 मेंबर होंगे, जिसमें से 6 कांग्रेस से, 5 मुस्लिम लीग से और 1 सिख समुदाय से, 1 ईसाई समुदाय से और 1 पारसी समुदाय से होगा। मतलब आप देखिए कि भारत का विभाजन ना हो, इसके लिए कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग को शामिल करने के लिए कांग्रेस थोड़ा सा झुक गई और उसने मुस्लिम लीग को साथ लेने का प्रयास किया कि 14 में से 5 मेंबर आप भेज दीजिए, अंतरिम सरकार में आप शामिल होइए, आप विभाजन की बात मत कीजिए। लेकिन ध्यान रखना, मुस्लिम लीग 2 सितंबर 1946 को जो चुनाव हुए, जो अंतरिम सरकार बनी, उस अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई। तो दोस्तों, आज मैंने आपको ये पूरा पार्ट जो समझाया वो था कैबिनेट मिशन का। आपसे पूछिए कि कैबिनेट मिशन के सबसे सकारात्मक बिंदु क्या थे, तो इसी मिशन के द्वारा पहली बार संविधान सभा के स्पष्ट रूप से गठन का प्रावधान किया गया। इसी मिशन ने पहली बार पाकिस्तान की मांग को पूरी तरह से अस्वीकार करके इसे अतार्किक बताया। इसी में अंतरिम सरकार का स्पष्ट रूप से प्रावधान था और इसी मिशन के अंदर यह तय हो गया था कि अंग्रेज सत्ता भारतीयों को सौंपेंगे। और नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो यहां पर जानबूझकर भारतीय प्रांतों को 3 भागों में बांटना और उनको रीग्रुपिंग का अधिकार देना, अखिल भारतीय संघ को कमजोर बनाना, अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को देना जैसे बिंदु थे। लेकिन ये गलतियां कहीं न कहीं कैबिनेट मिशन से ज्यादा भारतीय समाज की थी, क्योंकि समाज जो कानून आते हैं वो कहीं न कहीं समाज का दर्पण ही होता है। तो समाज में जिस प्रकार से मांगे हो रही थी उसके अनुरूप इन्होंने भेजा, क्योंकि अब ये भी इस स्थिति में आ चुके थे कि भारत छोड़ने के लिए तैयार थे। तो दोस्तों, आज हमारा ये जो टॉपिक था वो था आपका कैबिनेट मिशन, और मैंने उससे पहले आपको 1945 की घटनाएं बताने का प्रयास किया। कल हम इसके आगे फिर आपसे आधुनिक भारत के इतिहास के फिर एक टॉपिक के साथ, क्रमबद्धता के साथ फिर मिलेंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।